इस सदन के माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी चर्चा रही। करीब करीब 60 माननीय सदस्य, उनके विचारों को सुनने का मिला और करीब 40 आदरणीय सदस्यों ने लिखित रूप में अपने प्रतिभाव व्यक्त किए। इस अर्थ में काफ़ी सार्थक चर्चा रही है। अनेक विषयों के चर्चा की गई है। मैं विशेष करके विपक्ष के हमारे आदरणीय खड़गे जी और भी सभी वरिष्ठ महानुभावों ने जो विषय रखे, सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने रखे हैं विषय। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, किस दिशा में हो रहे हैं और किस गति से हो रहे हैं, उसका उल्लेख किया है। ये बात सही है कि कई आदरणीय सदस्यों को लगता होगा कि ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। मैं इसको सकारात्मक रूप में देखता हूं और विचार व्यक्त करने वाले माननीय सदस्य इस तरफ से हो या उस तरफ से हो, इन अपेक्षाओं का महात्म्य है। अपेक्षाओं का महात्म्य इसलिए भी है कि आपको भरोसा है कि शायद समस्या का समाधान इसी कालखंड में होगा, तो ये अच्छी बात है। कुछ ये भी बातें आई हैं कि भाई आप तो हमारी योजनाओं को ही नाम बदल रहे हो। मैं नहीं मानता हूं कि मुद्दा योजना का और योजना के नाम का है। मुद्दा समस्या का है। योजना नई है, पुरानी है, इसका तो विवाद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं है कि समस्या पुरानी है। और इसलिए हमें जो समस्याएं विरासत में मिली है, उन समस्याओं का समाधान करने के रास्ते हम खोज रहे हैं। जिनको ये भी लगता है कि ये तो हमारे योजना थी, आपने नाम बदल दिया, मैं समझता हूं कि ऐसे विषयों पर आलोचना नहीं करनी चाहिए। आपने गर्व करना चाहिए, आपको आनंद होना चाहिए कि चलो भाई, समस्या के समाधान में कुछ बातों में यहाँ के लोग हो या वहाँ के हो, पहले वाले हो या नए वाले हो, सबकी सोच सही है, दिशा सही है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है, मैं मानता हूँ। और दूसरा, कभी कभार, अब मुझे याद है एक बार हम पर आलोचना बाहर हुआ करती थी कि भाई आज़ादी के आंदोलन में आप कहाँ थे। तो एक बार अटल जी ने बड़ा सटीक जवाब दिया था। अटल जी ने कहा, भाई अच्छा बताओ, 1857 के स्वातंत्र संग्राम में आप कहाँ थे। तो ये चीजें ठीक है, कुछ पल तो ठीक लगती हैं। अब आप निर्मल भारत की चर्चा कहते हैं, तो कहते हैं आपने स्वच्छ भारत ले आए। अब मैं पूछता हूं कि 1999 में अटल जी ने टोटल सैनिटेशन का प्रोजेक्ट लगाया था, कार्यक्रम चालू किया था। क्या निर्मल भारत उसी योजना का दूसरा नाम था क्या? और इसलिए मैं समझता हूं मुद्दा समस्या है।
नाम, ये मुद्दा नहीं है। और इसलिए स्वच्छता एक समस्या है हमारे देश में, और स्वच्छता ज्यादा हमारी मानसिकता से जुड़ी हुई है। और मैं जब स्वच्छता अभियान की बात करता हूं तब मेरे दिल दिमाग में वो गरीब है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि गंदगी के कारण जो बीमारी फैलती है, औसत एक गरीब को 7,000 रुपये का खर्च आता है। अगर हम, और स्वच्छता की जिम्मेवारी हम सबकी ज्यादा है, और अगर गरीब का औसत एक गरीब का और 5 का परिवार है तो 35,000 रुपया। स्वच्छता का दूसरा संबंध है हमारे नारी के सम्मान के साथ है। आज भी गांव में मां बहनों को खुले में शौच जाना पड़े, अंधेरा का इंतजार करना पड़े, इस तरफ उस तरफ का मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारी माताओं बहनों के सम्मान का है, उनको जीने का एक अधिकार देने का है। और इसलिए स्वच्छता, जब उन चीजों को याद करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये हमें करना होगा। बालिकाएं स्कूल छोड़ देती है, पढ़ाई छोड़ देती है, क्यों? एक प्रमुख कारण ध्यान में आया, और वो कारण ये था कि स्कूल में गर्ल चाइल्ड टॉयलेट नहीं है। सवाल किसी को दोष देने का नहीं है, इस समस्या का समाधान खोजने का है। और इसलिए स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाया है। तो मैं, ये 3 चीजें मेरे मन को हमेशा आंदोलित करती हैं। और सिर्फ स्वच्छता अभियान ये कोई उद्घाटन समारोह नहीं है, ये निरंतर करने का काम है, और हम सबको करने का काम है। हम में से कोई नहीं है जिसको गंदगी पसंद है, लेकिन स्वच्छता का आरंभ मुझे करना चाहिए, उस पर हम जागरूक नहीं है। क्या 125 करोड़ देशवासियों को इस काम में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? और मुझे खुशी हुई, कल सुप्रिया जी ने अपने भाषण में कहा था कि एक अच्छा अभियान है, हम एमपी कैसे जुड़े। सामने से उन्होंने पूछा हाउस में, हम कैसे जुड़े। मैं मानता हूं हमें जो एमपी लेड फंड मिलता है, और हमें कल्पना नहीं है कि जन सामान्य इस काम को कितना पसंद करता है। मुझे एक मीडिया ग्रुप के लोग मिले थे, वो कह रहे थे कि हमने केदारनाथ की कैलेमिटी में काम किया, धन संग्रह किया, हमें 4 करोड़ रुपया मिला। हमने गुजरात में भूकंप हुआ, हमने काम किया, लोगों ने हमको 3 करोड़ रुपया दिया। लेकिन अभी हमने स्वच्छता को लेकर के हमारे टेलीविजन के माध्यम से अभियान चलाया, हमें लोगों ने 400 करोड़ रुपए दिए। ये हाँ, और हम राजनीति में हुए उन लोगों से मैं कहूंगा, अगर आप वोट के हिसाब से भी करते हैं तो समाज को ये बहुत ही मनपसंद काम है, और अगर समाज नीति से करते हो तो इससे बड़ा स्वांतः सुखाय कोई काम नहीं हो सकता है। और इसे नाम ये रहे वो रहे, इससे ऊपर उठ करके समस्या न रहे, उस पर हम केंद्रित करेंगे तो मैं समझता हूं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कल एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा मोदी जी स्वच्छता की बात करते हैं, 80 घाट सफाई करने गए थे, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंसूं कि रोऊं, इसलिए कि आदरणीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे कि केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे रहे थे? और दूसरा,
करीब 3 महीने से 80 घाट की सफाई चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी गंदगी होगी जिस 80 घाट को लेकर के वाराणसी की पहचान है। मैं आपका आभारी हूं। और लोहिया जी मैं मानता हूं मुलायम सिंह जी की बात को। लोहिया जी स्वच्छता का आंदोलन चलाते थे। आप लोहिया जी की कोई भी बात देखेंगे तो स्वच्छता के लिए देश में महात्मा गांधी के बाद पूरी ताकत से आवाज उठाई हो तो लोहिया जी ने उठाई थी। और मैं मानता हूं कि क्योंकि लोहिया जी ने उठाई थी इसलिए मोदी जी ने हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर लोहिया जी ने अच्छी बात कही है तो मोदी जी ने भी उस रास्ते पर चलने में गर्व करना चाहिए। और इसलिए कितना कूड़ा कचरा हुआ होगा कि इतने समय के बाद भी सफाई नहीं हो रही। आपको हैरानी होगी, हमारी विदेश में एम्बेसीज, हमारी सुषमा जी ने सभी देशों को चिट्ठी लिखी एम्बेसीज को कि स्वच्छता अभियान भारत में शुरू हुआ है, आपकी एम्बेसी का हाल जरा देखो। और मुझे जो एम्बेसी से फोटोग्राफ आए हैं कि एम्बेसी के पहले हाल क्या थे, अब क्या है। जहां हमारे लोग रहते थे वहां गंदगी के ढेर थे, कागज पानी में भीग करके पत्थर से बन गए थे। सरकारी दफ्तरों में व्यवस्था नहीं है क्या? है, स्वभाव नहीं है। और इसलिए एक पवित्र काम है जिस काम के लिए हम लगे हैं, और ये काम इस सरकार का, इस सरकार के मुखिया का नहीं है, ये काम 125 करोड़ देशवासियों का है। आपने जिस नाम से इस काम को बढ़ाया मैं उसका भी अभिवादन करता हूं। आपने अब तक जो किया मैं उसका अभिवादन करता हूं। इन चीजों में विवाद का विषय नहीं हो सकता है। और लाल किले पर से ये कहने का सामर्थ्य मुझ में था। मैंने कहा था ये देश अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे, अब तक जितनी सरकारें रही हैं, उन सबके योगदान से आगे बढ़ा है। लाल किले की प्राची से भारत की सभी सरकारों की बात की। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, 9 महीने में हमने आकर के सब कर लिया है, ऐसा दावा करने वाले हम नहीं हैं। और नहीं हम ये बात मानते हैं कि देश 1947 15 अगस्त को पैदा हुआ था। ये देश हजारों साल की विरासत है। ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, शिक्षकों ने, मजदूरों ने, किसानों ने इस देश को बनाया है। सरकारों ने देश नहीं बनाया है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, देश सरकारें नहीं बनाती। देश जनता जनार्दन के सामर्थ्य से बनता है, जनता जनार्दन की शक्ति से बनता है। और राष्ट्र अपनी चीती से चलता है, अपनी फिलॉसफी से चलता है। आइडियोलॉजी आती है और जाती है, बदलती रहती है। मूल तत्व देश को चलाता है। और भारत का मूल तत्व है एकम सत विप्रहा बहुधा वदन्ति। भारत का मूल तत्व है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये भारत का मूल तत्व है। सबकी भलाई की बात यहां होती है। और इसलिए ये देश आज जहां भी है, सरकारें आएगी, जाएगी, बनेगी, बिगड़ेगी, देखिए इसके आधार पर नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि आप दिल्ली में आपका क्या हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 3 हफ्ते से मध्य प्रदेश में अलग अलग चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, पंचायतों के, नगर पालिका के, महानगर पालिका के। क्या हुआ था? असम इतना भव्य विजय हो रहा है, क्या हुआ जी? पंजाब, राजस्थान, क्या इसी का हिसाब लगाएंगे क्या? बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर यही बात है, इतना लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर के मैदान में गए थे, हिस्ट्री में कांग्रेस की इतनी कम सीटें कभी नहीं आई थी।
इतिहास में इवन आपातकाल इतना भयंकर संकट था, लेकिन कांग्रेस के हाल इतने बुरे नहीं हुए थे जितने इस बार हुए। अगर एक्ट के कारण आप जीतने वाले होते और किसानों को पसंद आया होता तो आप जीत जाते। और इसलिए कृपा करके आप वो तर्क बोलने के लिए ठीक लगता है, उस तर्क से आप सत्य को सिद्ध नहीं कर सकते। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें समस्याओं का समाधान खोजना है, यहां पर मंथन करके रास्ते खोजने हैं। कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे, या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है, इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है। और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा, दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। हाँ, एक और बात जरूर होगी, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं। और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए जी। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है, इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है, ये उसको पता रहना चाहिए। और इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं ताकि लोगों को पता चले। कभी कभार भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार ने हमारे देश को तबाह करके रखा हुआ है। और मैं चाहता हूं यह देश भ्रष्टाचार की चर्चा राजनीतिक दायरे में न करें, क्योंकि राजनीति के दायरों में चर्चा करके हम इस भयंकर समस्या को तू मैं में ही उलझा देते हैं। किसकी शर्ट ज्यादा सफेद, यही पर हम सीमित हो जाते हैं। और हम तो, मैं उधर आरोप लगाऊंगा, वो इधर आरोप लगाएंगे, और माल खाने वाले कहीं न कहीं खाते रहेंगे। अगर हम सब मिल जाएं, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, पुराने भ्रष्टाचार का क्या होगा, आगे हम मिलकर के तय करेंगे, नहीं होने देंगे तो भ्रष्टाचार जा सकता है। क्या देश में कोई समस्या ऐसी नहीं है
जो राजनीतिक विवादों से परे हो। क्या देश में ऐसी कोई समस्या न हो सकती है जो तू मैं से बाहर निकल करके समस्याओं के समाधान के रास्ते खोज सके? भ्रष्टाचार एक समस्या है और उसका उपाय जो शासन में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वे पॉलिसी ड्रिवन स्टेट चलाएं। और जब पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होता है, नीति आधारित व्यवस्थाएं होती हैं, तो ग्रे एरिया मिनिमम रहता है। मैं ये तो दावा नहीं करूंगा कि परमात्मा ने हम सबको इतनी बुद्धि दी है कि हम ऐसे कानून बनाएंगे, ऐसी नीतियां बनाएंगे कि जिसमें कोई कमी ही न रहे। मनुष्य का इतना तो सामर्थ्य नहीं है। हो सकता है आज समस्या ना हो लो कि 5 महीने के बाद 5 साल के बाद उभर करके आए, लेकिन मिनिमम ग्रे एरिया रहे। और जब मिनिमम ग्रे एरिया रहता है तब ये बात तय होती है कि जो अफसरशाही है उसको इंटरप्रिटेशन करने का अवसर ही नहीं रहता है, प्रायोरिटी करने का मौका नहीं मिलता है। और हमारी कोशिश है कि सरकारें पॉलिसी ड्रिवन हो। इंडिविजुअल के बीम के आधार पर देश नहीं चल सकता है, न सरकारें चल सकती है। और भारत के संविधान के दायरे में सब चीजें होनी चाहिए और तब जाकर के समस्याओं के समाधान होते हैं। उदाहरण के स्वरूप कोयले का आवंटन, कोल ब्लॉक्स, जब सीएजी ने रिपोर्ट दी तो लिखने वालों को भी लगता है कि इतना तो नहीं हो सकता यार। पहले कभी 600 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का सुना है, लेकिन 1,86,000 करोड़ तो देश भी चौंक गया था। राजनीति में बोलने के लिए काम तो आता था, लेकिन फिर भी मन में होता था नहीं यार 1,86,000 करोड़ तो कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब कोयले का आवंटन हुआ, 204 माइंस सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। अभी तक तो 18 या 19 को का ऑक्शन हुआ है और उसमें करीब 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर यही 204 जब हो जाएगी तो सीएजी ने जो सोचा था उससे भी बड़ी आय इस ऑक्शन में से आने वाली है। उस समय जीरो थियरी चली थी, जीरो थियरी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये जिनके समय हुआ उनको क्या करना चाहिए, वो मेरा विषय नहीं है, वो आप जाने, आपका परमात्मा जाने। लेकिन अगर हम इस दिशा में चलते हैं तो मुझे लगता है कि रास्ते खोजे जा सकते हैं और रास्ते खोज करके, और ये सीधा सीधा उदाहरण है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं विकसित की जा सकती हैं। ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित किया जा सकता है जिसमें भ्रष्टाचार का अवसर कम होता जाए। और इसके लिए आप उत्तम से उत्तम सुझाव दें। इस विषय को लेकर के मेरा समय मांगेगा तो मैं आपको समय दूंगा, मैं आपसे समझना चाहूंगा। आप भी हमें गाइड कीजिए कि भाई इस भयंकर समस्या से निकलने के ये रास्ते हैं 4। शासन व्यवस्था देखेगी उसको, लेकिन हम सब मिलकर प्रयास करें कि इस बदी से देश को हम मुक्त कराएं और हम मान के चलें कि हो क्या रहा है। यहां पर अधिकतम आदरणीय सदस्यों ने काले धन की चर्चा की है। जिस काले धन की चर्चा करने से लोग कतराते थे, काले धन की बात आते ही मुंह पे रंग बदल जाता था। उनके मुंह से जब आज काले धन की चर्चा सुनता हूं तो मुझे इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि जिस आनंद की कल्पना नहीं कर सकती। और मैं मानता हूं हमारी सबसे बड़ी सिद्धि है तो यह है कि हमने देश को काले धन पर बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बातें तो बहुत होती हैं,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने के लिए कहा था काले धन पर। सुप्रीम कोर्ट तक का के सम्मान करने से हम चूक गए। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के लिए एसआईटी बनाने के लिए कहा था तो बिना समय बिताए हम काले धन के लिए एसआईटी बना देते? 3 साल तक हमने एसआईटी नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं बनाई। नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय किया काले धन के लिए एसआईटी। काले धन की बात आती है तो स्विस बैंक की चर्चा आती है। मैं श्रीमान अरुण जेटली जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने कानूनों का अध्ययन किया, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन किया और स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को महत्वपूर्ण जानकारियां हमें एक्सचेंज करने के लिए उनको राजी कर लिया। और उसके कारण अब वहां की बैंकों की जो जानकारियां हैं वो पाने का हमारे लिए रास्ता खुला है। मैं वित्त मंत्री जी को अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, G20 समिट में आप भी जाते थे, हम तो पहली बार गए। हमारे लिए तो कईयों के चेहरे भी पहली बार देखने का अवसर आया था। हमने G20 का क्या उपयोग किया? G20 समिट के अंदर जो संयुक्त डिक्लेरेशन हुआ उसमें हमने आग्रह किया कि ब्लैक मनी, ड्रग ट्रैफिकिंग, इसके खिलाफ G20 ने जिम्मेवारी के साथ कदम उठाना चाहिए और उसमें हम सहयोग करेंगे और काले धन को रोकने के लिए हम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। हम मिलकर के जिसको दबाव डालना है डालेंगे। इसका निर्णय G20 समिट में करवाया। हमारी कोशिश और इस रास्ते से हम भटकने वाले भी नहीं हैं, हटने वाले भी नहीं हैं और कोई इससे बचेगा नहीं, मैं आपको कह के रखता हूं। और कृपा करके कोई ये ना कहे कि हम विंडिक्टिव फैसले किया है, हम वादा करके आए। वो व्यक्ति जरूरी नहीं कि सब राजनेता हो, लेकिन जिसने भी किया है देश का तो नुकसान किया ही किया है। और इसलिए उसके संबंध में सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए, हमारी है। सरकार के प्रयास होने चाहिए, हम कर रहे हैं और अंतिम विजय प्राप्त करने तक हम करते रहेंगे। ये मैं इस सदन को विश्वास देता हूं। कभी कभार ये कहा जाता है कि आपने नया क्या किया। मैं एक उदाहरण देता हूं, काम को कैसे किया जाए। एक तरफ हम किसान की बात बहुत करते हैं, लेकिन किसान को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए हम कोई रास्ते खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? कई उपाय हैं। जैसे हम एक काम लेकर के निकले हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हमारे देश में पानी की कमी है, सारी दुनिया पानी के संकट से जूझने वाली है। क्या सरकारों का जिम्मेवारी नहीं है कि आने वाले 30-40 साल के भविष्य को देख करके कुछ बातों को करें कि हम तत्कालीन लाभ के लिए ही करेंगे? हो सकता है राजनीतिक लाभ हो जाएगा, लेकिन राष्ट्र नीति किस लिए, उस तराजू में वो बात बैठेगी नहीं। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कही है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड की बात जो हम कर रहे हैं, हमने मंत्र दिया है, स्वस्थ धरा तो खेत हरा। लेकिन इस काम को सिर्फ विज्ञान भवन में रिबन काट करके, दिया जला करके हम काम नहीं करते हैं। ये सरकार कैसे काम करती है? मैंने अधिकारियों को सूचना दी
कि क्यों न हम जैसे आज किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो पहले आपका वो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहता है, यूरिन टेस्ट करवाने के लिए कहता है, उसके बाद ही वो दवाई के लिए सोचता है, तब तक वो दवाई नहीं देता है, सारे टेस्ट करवाता है। जिस प्रकार से शरीर के स्वास्थ्य के लिए इन चीज़ों की आदत है, क्या हम देश में किसानों के लिए भी ये बात पहुंचा सकते हैं क्या कि आप फसल पैदा करने से पहले, जमीन से फायदा उठाने से पहले उस जमीन की तबीयत कैसी है वो तो जानो। जिसे हम भारत माँ कह रहे हैं, उस भारत माँ का हाल क्या है, उस धरा का हाल क्या है, उस पृथ्वी माता का हाल क्या है, वो तो पहले जानो। कहीं हमारे पापों के कारण हमारी धरा बीमार तो नहीं हो गई है। हमने इतना यूरिया डाला, इतना यूरिया डाला, यूरिया डाला, यूरिया का झगड़ा करते रहे, लेकिन यूरिया डाल करके हमने हमारी इस धरा को तबाह तो नहीं कर दिया है। ये उसको कब समझ में आएगा? जब हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे तब। अब सॉइल टेस्टिंग का कार्ड निकालेंगे, दे देंगे, इससे बात बनेगी नहीं। और मैंने कहा है क्यों न हम गांव-गांव सॉइल टेस्टिंग लैब के लिए एंटरप्रेन्योर तैयार करें। गांव के नौजवान जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है उसको ट्रेनिंग दे। गांव में वो लैब बनाता है तो बैंक की तरफ से उसके रेंट दिया जाए, ताकि गांव के लोग उस लेबोरेटरी में जाने की आदत बन जाए। हर साल बारिश की सीजन के पहले अपनी जमीन को एक बार चेक करवा लें, मार्गदर्शन प्राप्त करें, माइक्रो न्यूट्रिशन की डिटेल जाने। उसी प्रकार से हमने कहा कि हमारे यहाँ 10वीं 12वीं की विज्ञान की जो स्कूल है और कॉलेजेस है, विज्ञान धारा की हर एक में लेबोरेटरी है, लेकिन हमारे देश में करीब करीब फरवरी से जुलाई तक लेबोरेटरी बंद रहती है, लैब बंद होती है, क्योंकि बच्चे एग्जाम में लग जाते हैं और स्कूल खुलने में जून जुलाई महीना आ जाता है। करीब 4-5 महीना महत्वपूर्ण समय, 3-4 महीना स्कूल की लैब खाली पड़ी होती है। हमने कहा उन 10वीं 12 के विद्यार्थियों को भी सॉइल टेस्टिंग कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, आराम से किया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग दो और स्कूलों के अंदर वैकेशन के अंदर सॉइल टेस्टिंग के लैब के रूप में उसको कन्वर्ट कीजिए। स्कूल को तो इनकम होगी, उन गांव के नौजवानों को भी इनकम होगी, ताकि वो लैब में वो और उस गांव के लोगों को। अब हमारा देश गरीब है, हम कोई रातों रात लैब बना देंगे, पैसे खर्च देंगे। हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है गुड गवर्नेंस, ये है तरीके। उन तरीकों से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और जब एक बार हमारे किसान को पता चलेगा कि हमारी फसल, मेरी जमीन इस फसल के लिए योग्य नहीं है, तो मैं मानता हूं हमारा किसान तुरंत विश्वास से काम करेगा और आज किसान को जो खर्चा होता है वो खर्चे से बच जाएगा। कभी कभी यहां पर आया कि भाई पेट्रोल डीजल के तो अंतर्राष्ट्रीय भाव घटे हैं, लेकिन आपने क्यों कम नहीं किया? तब हम भूल जाते हैं। जब हम सरकार में आए तो सूखे की स्थिति थी, 12% बारिश कम थी, और तब हमने निर्णय किया कि डीजल में जो सब्सिडी दी जाती है उसमें 50% और बढ़ोतरी की जाए। बिजली के दाम में जो पैसे लिए जाते हैं उसकी सब्सिडी में 50% और बढ़ोतरी की जाए, और उसके कारण डीजल के अंदर सरकार पर आर्थिक बोझ बहुत बड़ा आया। किसानों को दिया, जो कहते हैं कि हम नहीं देते, ऐसा नहीं है, हमने दिया है। लेकिन आपको पिछले मई जून जुलाई का याद नहीं रहता है, आपको इस मई जून, आपको इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर का याद रहता है। ऐसा नहीं है जी। सरकार आखिर किसके लिए है? ये सरकार गरीब के लिए है, ये गरीबों को समर्पित सरकार है। हम हैं जिन्होंने एक्सपेंडिचर कम करने के लिए एक्सपेंडिचर कमीशन बनाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शासन में जो अनाप शराब खर्चे हो रहे हैं उसको रोकना चाहिए, ताकि ये पैसे गरीब के काम आए, गरीब के कल्याण के काम आए। उस पर हम चल रहे हैं, हम गुड गवर्नेंस की ओर जा रहे हैं। आप देखिए, हम ऐसे लोग हैं, अब ये आप नहीं कहेंगे कि हमारे जमाने से हैं। मैं अभी भी समझ नहीं पाता था बचपन से कि जेरोक्स का जमाना आया, फिर भी मुझे अपना सर्टिफिकेट को सर्टिफाई कराने के लिए किसी गेजेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था।
किसी एमएलए के घर के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़ता था, किसी एमपी के घर के बाहर कतार में खड़ा रहना पड़ता था। एमएलए एमपी अवेलेबल ना हो तो भी उनका एक छोटा सा आदमी रहता था, वो सिक्का मार देता था, हाँ भाई आपका सर्टिफिकेट ठीक है। हम उस पर तो भरोसा करते हैं, लेकिन देश के नागरिक पे भरोसा नहीं करते। हमने नियम बनाया कि सेल्फ अटेस्ट कर करके आप दे दीजिए, और जब फाइनल होगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। आप कहेंगे चीज छोटी होगी, लेकिन देश के सामान्य मानवी में विश्वास पैदा करती है कि सरकार मुझ पे भरोसा करती है। हमारे यहाँ एक एक काम में 30-30, 40-40 पेज के फॉर्म भरा करते थे। मैंने आते ही कहा भाई ये इतने लंबे लंबे फॉर्म की क्या जरूरत है, सरकार की फाइलें बढ़ती चली जा रही है, जितना ऑनलाइन हो सकता है ऑनलाइन करो और मिनिमम कर दो। मिनिमम कर दिया। कई जगह पे फॉर्म की प्रक्रिया को एक पेज में ला करके रख दिया है। हम व्यवस्थाओं के सरलीकरण में विश्वास करते हैं, रेड टेप को हम कम करना चाहते हैं ताकि सामान्य मानवी को उसकी सुविधाएं मिले। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और एक के बाद एक हम करते चले जा रहे हैं और उसका लाभ मिलने वाला है। हमारे यहाँ जो सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड होते हैं उनको हर वर्ष पेंशन लेने के लिए नवंबर महीने में जिंदा होने का सबूत देना पड़ता है और वहां जाकर के एक्स एमपी को भी देना पड़ता है, वहां उसको दफ्तर में जाकर के। अब एक आयु तक तो ठीक है, उस बहाने उसको बाहर जाने का मौका मिल जाता है, लेकिन एक आयु के बाद उसके लिए जाना संभव नहीं होता है। क्या हम इन व्यवस्थाओं को नहीं बदल सकते हैं? हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अपने घर में बैठ करके भी वो अपने जिंदा होने की बात पुरवार कर सकता है, उसका पेंशन पहुंच जाए, उसका पूरा मैकेनिज्म बना दिया। क्या ये हमारे गरीब पेंशनर का सम्मान है? आपको लगेगा इतना बड़ा देश है, मोदी छोटी छोटी बातें करते हैं। मुसीबतों की जड़ ही तो छोटी छोटी होती है, जो बाद में बहुत बड़ा वटवृक्ष बन जाती है, विश्व वृक्ष बन जाती है, जो समस्याओं के अंदर सबको लपेट लेती है और इसलिए आवश्यक होती है। और हम चाहते हैं कभी कभार, मुझे याद है पिछले सत्र में हमारी बहुत मजाक उड़ाई गई। मैं नहीं जानता हूं इस प्रकार का भाषा का प्रयोग जो कर रहे थे उचित होता था। यहां तक कह दिया कि आपको वीजा दे रहे हैं पार्लियामेंट में आने का। इस प्रकार का प्रयोग करने वाले लोगों को मैं और तो कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर कुछ काम निर्धारित होते हैं जिसको करने पड़ते हैं। उन मीटिंगों में पहले के प्रधानमंत्रियों को भी जाना पड़ता था, इस प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है और भविष्य में जो आएगा उसको भी जाना पड़ेगा। लेकिन वही एक मजाक का विषय बन जाए कि हमारी राजनीति इतनी नीचे आ गई है कि हम कोई ऐसी बातों की चर्चा कर रहे हैं कि आपके पास मेरी आलोचना करने के लिए और कोई मुद्दे नहीं बचे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको देश की इतनी चिंता थी तो आप इस देश का प्रधानमंत्री विदेश गया तो कितना समय कहां बिताया, कभी उसकी भी तो जांच कर लेते, कभी उसकी भी तो इंक्वायरी कर लेते। मैं आज कहना चाहता हूं जी, मैं जापान गया तो जापान मेरे कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट याकामाहा को मिलने गया। क्यों? फोटो निकलवाने के लिए। मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है, मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देश के आदिवासी, उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। जिन्होंने सिकल सेल की बीमारी वालों के विषय में पूछा है तो पता चलेगा ये कितनी पीड़ादायक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं मिली है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति हो जाए। हम गए तो वहां गए, उनसे चर्चा की और बेंगलोर के हमारे साइंस इंस्टीट्यूट के साथ
आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि स्टेम सेल्स के द्वारा हमारे युवा साइंटिस्ट कुछ खोज करें। मेरे आदिवासी भाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो परेशानियों से जिंदगी गुजारनी पड़ती है, उससे वो बाहर आए। हम ऑस्ट्रेलिया गए, G20 समिट में गए। हम कहां गए? मैं उस किसानों के साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्टों को मिलने गया, उनके लैब में गया, जिन्होंने प्रति हेक्टर ज्यादा चना उगाने का और सबसे खराब धरती पर चना उगाने का सफल प्रयोग किया था, रिसर्च किया था। कहीं पढ़ा था मैंने, मेरे मन में पढ़ा था, मैं उनके पास गया। हमारे देश को पल्सिस में हम बहुत पीछे हैं। देश को पल्सिस की जरूरत है। गरीब आदमी को न्यूट्रिशन फूड के लिए प्रोटीन जरूरत है। हमारे देश के गरीब को प्रोटीन मिलता है दाल में से, पल्सिस में से मिलता है। अगर हमारा किसान अच्छी मात्रा में पल्सिस पैदा कर सकता है, अगर प्रति हेक्टर ज्यादा पल्सिस पैदा कर सकता है, तो उसको भी अच्छी आय मिलेगी और हमारे गरीब का भी भला होगा। और इसलिए मैं उन साइंटिस्ट को पास जाकर के घंटे बिताए ये समझने के लिए कि बताइए मेरे देश के किसानों को ज्यादा पल्सिस पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, ज्यादा चना पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, अरहर पैदा करने के लिए क्या रास्ता हो सकता है, उसके लिए मैंने समय बिताया। मैं एक और साइंटिस्ट के पास गया, इस बात के लिए गया मिलने के लिए कि उन्होंने केले में कुछ नई खोज की थी। मैं समझना चाहता, मुझे पूरा पता नहीं था, तो मैं ऐसे ही चला गया उनके पास, उनके साथ बैठा, उनकी लैब देखी, उनके प्रयोग देखे। उन्होंने केले में न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने में बहुत सफलता पाई है, अधिक विटामिन को पाने की सफलता पाई है। केला ये अमीरों का फल नहीं है मेरे भाइयों बहनों, केला एक गरीब से गरीब का फल हो। अगर केला उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ता है, विटामिन अगर ज्यादा अच्छे मिलते हैं और इस प्रकार की खोज के साथ केला बनता है, तो मेरे देश का गरीब से गरीब व्यक्ति केला खाएगा, उसको ज्यादा ताकत मिलेगी। अगर विदेश जाते हैं तो इस काम के लिए जाते हैं। देश का गरीब हमारे दिमाग में होता है, देश का आदिवासी हमारे दिमाग में होता है, देश का किसान हमारे दिमाग में होता है। और दुनिया में जो भी अच्छा है, जो मेरे देश के गरीबों के काम आए, उसको लाने की एक तड़प होती है। उस तड़प के लिए हम कोशिश करते हैं और इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए हम किस प्रकार से हमारे देश को आगे ले जाएं, उसके लिए सोचते हैं, उसी को लिए करते रहते हैं, उसी पर हम करने के लिए कोशिश प्रयास करते हैं। यहां पर जनधन योजना को लेकर के कहा गया कि ये तो हमारे यहां समय थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद 40 साल हो गए और गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन आज भी इस देश का गरीब बैंक के दरवाजे से दूर था। और बैंकिंग सिस्टम आज फाइनेंशियल व्यवस्था की इंक्लूजन की मेन धारा बन गई है। अगर हम आगे चल करके कोई योजनाएं बनाना चाहते हैं तो शुरुआत यहीं से होती है। और हमने 15 अगस्त को ऐलान किया था और यह कहा था कि 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे, उसके पहले हम काम पूरा करेंगे। समय के रहते हुए काम पूरा किया कि नहीं किया? जिस बैंक के अंदर गरीब को जाने का अवसर नहीं मिलता था, उस बैंक के मुलाजिम जो कोट पैंट टाई पहनते हैं, एयर कंडीशन कमरे के बाहर नहीं निकलते हैं, वो मेरा बैंक का मुलाजिम, मेरा साथी गरीब की झोपड़ी तक गया, गरीब के घर तक गया। क्या ये सरकार प्रेरणा नहीं दे सकती? ये परिवर्तन नहीं ला सकते हैं? लाए हैं। और मैं आज विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर के ऊपर से नीचे तक के सब महानुभावों का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस बात को उठा लिया, उस बात को उठा लिया, पूरा किया। और जब ये व्यवस्था हो गई है तो अभी हमें मनरेगा में आता था कि लीकेजेज बहुत है, अब हम मनरेगा का पैसा भी, जनधन अकाउंट खुल गया, आधार कार्ड है, जनधन अकाउंट है, लीकेज कम से कम हो जाएगा और पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। ये जनधन का हमारे दिमाग में गरीब है, लेकिन गरीबों के नाम पर हमारे दिमाग में राजनीति नहीं है। गरीबों के नाम पे हमारे दिलो दिमाग के अंदर एक ईश्वर की सेवा करने का अवसर है। और इसलिए मैं हर काम के
जब करते हैं तो उस बात को लेकर के करते हैं कि हम गरीब के कल्याण के लिए क्या काम कर सकें, और उस दिशा में हमारा प्रयास है। मैं जब शौचालय की बात कर रहा था तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना काम हुआ है। करीब 4.25 लाख टॉयलेट की जरूरत है स्कूलों में। उसमें करीब 4.25 लाख में से 1.5 लाख करीब नए बनाने पड़ेंगे और बाकी जो है वो रिपेयरिंग करने की आवश्यकता है। एक अलग पोर्टल बनाया गया है ऑनलाइन, उसका मैपिंग किया गया है। एड्रेस पक्का पता है कि यहाँ पर टॉयलेट इतना चाहिए, सारी डिटेल वर्कआउट किया है। और मुझे संतोष के साथ कहना है कि अब तक करीब करीब 60-65 हज़ार लड़कियों के लिए टॉयलेट बनाने का काम पूरा हो चुका है। और मैं सभी एमपीज़ का भी अभिनंदन करता हूं। कई एमपीज़ ने पूरा एक्टिवली इस काम को किया है। अपने इलाके में एमपी लेड फंड का भी उपयोग किया है, सीएसआर में भी उपयोग हुआ है। जहां पर डिस्ट्रिक्ट के अफसर सक्रिय हैं, उन्होंने तेज गति से काम किया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो वैकेशन है, हम अगर सब तय करें, अपने यहाँ कलेक्टर को पूछिए, अपने अधिकारियों को पूछिए डिस्ट्रिक्ट में कि बताओ भाई ये क्या हुआ इस काम का, थोड़ा आप भी 1-2 बार जरा चिट्ठी डाल दीजिए। मुझे विश्वास है जी, जून महीने में जब नया सत्र शुरू होगा उसके पहले इस वैकेशन में इस टॉयलेट बनाने का काम पूरा हो जाएगा। और ये संतोष यहाँ का नहीं, वो संतोष यहाँ के लिए भी है, हम सबके लिए है। और इस काम को आप करेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। स्वच्छता का असर कैसा है, देखिए टूरिज्म पर बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। एक, हमने ऑनलाइन वीजा, अराइवल ऑन वीजा किया है, और दूसरा स्वच्छता। इन दोनों का संयुक्त प्रभाव टूरिज्म पे पड़ रहा है। पिछले साल की तुलना में टूरिज्म में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। कई बातों में नेगेटिव प्रचार होने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी पैदा होती है जिसके कारण हमारे यहाँ टूरिज्म को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन व्यवस्थाओं के कारण टूरिज्म में काफ़ी बढ़ावा हुआ है। अब हम कहेंगे कि भाई आपदा प्रबंधन, अब मुझे बताइए कौन सी सरकार है कि जिसके कालखंड में आपदा नहीं आई है। उस आपदा के लिए सरकारों को कुछ करना पड़ा है, करना पड़ा है, लेकिन आपदा प्रबंधन के भी तरीके बदले जा सकते हैं। जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ का प्रश्न आया तो मैंने पहला काम क्या किया, मैंने कहा भारत सरकार में जम्मू कश्मीर के जितने अधिकारी हैं उनकी जरा पहले सूची बनाओ और उनको सबसे पहले वहां भेजो। होम सेक्रेटरी उस समय के थे जो पुराने जम्मू कश्मीर कैडर के थे, उनको मैंने भेज दिया, हफ्ते भर वहां पर रखा। क्यों? भारत सरकार का दायित्व बनता है कि सिर्फ इतना चेक दिया उतना दे दिया, ऐसे बात बनती नहीं है। हमने पूरी ताकत से उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ता है। जब हुड़हुड़ आया, मैं स्वयं तो गया, मैं कश्मीर भी स्वयं गया, अनेक बार गया। मैं कितने ही ग्रुपों के साथ बारीकी से मैंने बातें की श्रीनगर में जाकर के। मैंने अपनी दिवाली उन लोगों के बीच में बिताई। क्यों? ताकि सरकार में बैठे हुए और लोगों को भी सेंसिटाइज हो कि भैया हमारा दायित्व बनता है। ऐसा नहीं कि बाढ़ पूरी हो गई तो उनको अपने नसीब पर छोड़ दिया जाए, ये हमारा दायित्व बनता है। और इसलिए हमारा अप्रोच प्राकृतिक आपदा के समय में भी तू मैं का नहीं होता है, एक अपनेपन की जिम्मेवारी के साथ होता है। और हमारे पास जो भी शक्ति है उसका सही ढंग से उपयोग करते हुए उसको कैसे समस्या से बाहर निकालना, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है और उसकी ओर हम जाना चाहते हैं। यहां पर लैंड एक्विजिशन एक्ट को लेकर के बढ़िया बातें मैं सुन रहा हूं। हमें इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने जो किया उससे अच्छा इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और जब लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था तब हम भी तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहे थे। उसको पारित करने के लिए हमने कोई इफ बट्स का काम नहीं किया था। हमें लगा कि भाई चलिए, हम जानते थे इसका अब राजनीतिक फायदा लेने के लिए ही जल्दबाजी कर रहे, सब जानते थे।
उसके बावजूद भी हम आपके साथ खड़े रहे थे। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, 1894 में जो कानून बना, उसकी कमियां देखते देखते आपको 2013 आ गया क्या? 120 साल बीत गया। 60 साल तक ये देश के किसान उसी कानून के भरोसे जीते थे जो 1894 में बना था। अगर किसानों का बुरा हुआ तो किसके कारण हुआ? और आज जब यह कानून बना, हम आपके साथ थे। कानून बनने के बाद कानून बनने के बाद जब हमारी सरकार बनी, सभी राज्यों के सभी दलों के मुख्यमंत्री, किसी एक दल के मुख्यमंत्री नहीं, सभी दलों के मुख्यमंत्री एक आवाज से कह रहे, साहब आप किसानों के लिए कुछ सोचिए। किसान बिना पानी मर जाएगा, उसको सिंचाई चाहिए, उसको इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको गांव में सड़क चाहिए, गांव के गरीब को रहने के लिए घर चाहिए। और आप ऐसा कानून बनाए हो, आप भाजपा वाले भी साथ में थे, कि जिसके कारण हमारा भला नहीं हो रहा है। ये हिंदुस्तान की सभी सरकारों के सभी मुख्यमंत्रियों ने कही हुई बात मैं बता रहा हूं। क्या यह देश जो फेडरल कोऑपरेशन की बात करता है, फेडरलिज्म की बात करता है, क्या हम इतने अहंकारी हो गए हैं कि हमारे राज्यों की मुख्यमंत्रियों की बात को सुने नहीं? हम इतने अहंकारी हो गए हैं कि हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री परेशान है, राज्य परेशान है, उनको हम नकार दें? क्या उनकी बात हमको सुननी नहीं चाहिए? और उनकी जो भावना है, उस भावना को हमने सकारात्मक रूप से आदर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और उनकी मांग क्या है? किसानों के लिए मुझे सेना के अधिकारी मिले, बोले साहब हम क्या करें, ये जो आपने कानून बनाया है, और वो तो हमको ही कहते क्योंकि हमने साथ दिया था, वो तो हमें ही कहते कि हमने साथ दिया था। हम कहते हैं कि साहब हमें बताइए, हमें डिफेंस इंस्टॉलमेंट जो करने होते हैं, अब जो आपका कानून बनाए हो ही नहीं पाएगा। हमें हमारी न्यूक्लियर व्यवस्थाओं को जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, हम पूछने जाएंगे क्या? हम लिखेंगे क्या कि इस काम के लिए चाहिए? तो अच्छा है हम पाकिस्तान को ही लिख दें कि इस पते पर हम ये काम कर रहे हैं। डिफेंस के हमारे अधिकारी इतने परेशान है, सेना के जवान परेशान है कि साहब क्या होगा, क्या हमारे डिफेंस के लिए भी? और अगर ये जरूरी नहीं है कि किसी ने का गुनाह किया है, कोई पाप किया है, लेकिन कमी रह गई, गलती रह गई है, क्या गलती करेक्ट करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है क्या? ये एक छोटा सा उपाय है कि भाई इस गलती को करेक्ट करना है। आपने किया हुआ हम उसको नकारते नहीं है, आपने जो कोशिश की है उसको हम कुछ रह गया है तो जोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम आपका साथ सहकार चाहते हैं। कृपा करके इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इसमें अभी भी आपको लगता है कि किसानों के खिलाफ एक भी चीज है, मैं उसमें बदलाव करने के लिए तैयार हूं। और मैं सबसे ज्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पूर्वी आंध्र, इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के पश्चिमी छोर पे तो गांव में भी छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव में सड़कें बनी हैं। इस हमारे कानून का सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो पूरे पूर्वी हिंदुस्तान का हुआ है, पूर्वी भारत का हुआ है। ये जो मुख्यमंत्री आकर के चीख रहे थे, इसी बात को लेकर चीख रहे थे कि साहब हमारा तो अभी समय आया है कुछ आगे बढ़ने का, उसी समय आप ब्रेक लगा रहे हो। क्या हमारे पूर्वी भारत के इलाकों को भी, क्या पश्चिम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गांवों का, वो उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको वो सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इसलिए मैं कहता हूं, आपने जो किया है हमारे सर आंखों पर, मैं आपका गर्व करता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं, उसमें जो कमियां रही हैं, समय है उसको थोड़ा ठीक कर ले। ये सिर्फ कमियों को ठीक करने का प्रयास है, और वो भी सिर्फ किसानों के लिए। मैं सभी सदन के सदस्यों से आग्रह करता हूं, इसे प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं। और बनने के बाद भी मैं सारी क्रेडिट उस समय जिन्होंने कानून बनाया था उन्हीं को दूंगा, सार्वजनिक रूप से दूंगा। राजनीति के लिए नहीं है।
मैंने मुख्यमंत्रियों को सुना है, उनकी कठिनाई सुनी है, और मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं। मुझे पता है कि हम दिल्ली में बैठकर कोई कानून बना देते हैं, उन राज्यों को कितनी परेशानी होती है, कभी हमें अंदाज नहीं होता है। और मैं एक प्रकार से उनका प्रतिनिधि भी हूं, क्योंकि मैं उसी टोली में लंबे अरसे तक रहा हूं, और इसलिए मैं उनके दर्द को जानता हूं। हाँ, किसान के खिलाफ एक भी चीज हो, हम ठीक करने के लिए तैयार हो सकता है हमें भी इस समय करते समय हमारी भी कुछ कमी रही होगी, लेकिन हमारा काम है कमियां दूर करना भाई। हमारा काम ये है, ये थोड़ा है। हाँ, इसका राजनीतिक फायदा आप लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसके लिए जुलूस के लिए रैली कीजिएगा, लेकिन देश के लिए निर्णय भी कीजिए। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि हम उस दिशा में जाने के बजाय उसके ऊपर जाइए। हमारा नॉर्थ ईस्ट, हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं। मैं अभी भी मानता हूं, मैं जीवन में एक परिव्राजक रहा हूं। मेरा सौभाग्य रहा है करीब करीब हिंदुस्तान के सभी जिलों में रात गुजारने का मुझे अवसर मिला है। मैंने जिंदगी के 40 साल परिव्राजक के रूप में घुमा, इसलिए मैं जानता हूं। मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत रहा हूं। इतने विकास की संभावना है, वो ऑर्गेनिक कैपिटल बन सकता है देश का, इतनी ताकत है। मैं अभी बार बार नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूं। अगर मेरा राजनीतिक उद्देश्य होता तो जहां 60-80 सीटों का बल्क होता है ना, वहीं चला जाता, लेकिन जहां एक एक सीट है वहां जाकर के 2-2 दिन बिताता हूं। इसलिए राजनीतिक मकसद से नहीं करता हूं, ये मेरे देश की अमानत है। उनकी चिंता करनी पड़ेगी, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, और इसलिए मेरा ये मकसद है, पश्चिमी छोर हिंदुस्तान का जिस तेजी से बढ़ा है, हमें बहुत जल्दी से हिंदुस्तान के इस पूर्वी छोर को कम से कम उसकी बराबरी में लाना पड़ेगा। चाहे मेरा बिहार हो, चाहे मेरा बंगाल हो, चाहे मेरा आसाम हो, चाहे मेरा नॉर्थ हो, चाहे मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, उसकी बराबरी में लाना पड़ेगा। हम इस देश को एक तरफ अपंग रख करके, एक तरफ समृद्ध बना करके देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकते। और इसलिए मैं विकास में उसकी ओर बल देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसको मदद करेंगे। अब देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बातें बहुत हुई है। क्या होता था हमें याद है, रेलवे में ब्रिज बन गया है, लेकिन दोनों तरफ कनेक्टिविटी नहीं। 2-2 साल ऐसे लटकता पड़ा है ब्रिज। कभी दोनों ओर कनेक्टिविटी बनी है, ब्रिज नहीं बन रहा है। क्यों? तो या तो वो सरकार हमें पसंद नहीं है, या डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की सुनता नहीं है। साइलों में काम चलता है, सैकड़ों प्रोजेक्ट। इतना ही नहीं, एक गांव में रेल जाती है, अब गांव में धीरे धीरे रेल की उस तरफ बस्ती बनने लग गई। अब पीने का पानी ले जाने की पाइप डालनी है, रेल वाले अड़ जाते हैं। 2-2 साल तक पाइप ले जाने की परमिशन नहीं देते थे। मुझे बताइए भाई, उसका क्या गुनाह? सरकार किसी की भी हो भाई, लेकिन उस गांव वाले का क्या गुनाह कि जो रेल के नीचे पाइप ले जाकर के बेचारे को दूसरी ओर पानी देना नहीं देते थे। हमने सरकार में आकर के पहला हुक्म मैंने किया कि ये जो इतनी चीजें उसको क्लियर करो, और मैं आज गर्व से कहता हूं हमने सबको क्लियर कर दिया। ये देखा नहीं कि वहां किस लेवल की सरकार बैठी है, नहीं देखा। विकास ऐसे होता है, और इसलिए हमने उस दिशा में प्रयास किया है। हमारे यहाँ ये कुछ तो चीजें परमिशन में साहब, इतना सारी परमिशन रेलवे को मैंने सभी डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया है। मैंने कहा है सब डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करो, सभी राज्यों के मिलकर के काम करो। रेल जा रही है कि सारे लोग रुक जाए, ऐसा काम नहीं हो सकता है। हमने विकास की उस परिभाषा को लेकर के चले जाए, और इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मैं बात करता हूं, तो उन राज्यों की समस्याओं को हमने एड्रेस करना चाहिए। हम वो ये किया, वो किया, नहीं किया, उसके आधार पर देश नहीं चलता है जी। देश को आगे बढ़ाना है तो राज्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं जब राज्य का मुख्यमंत्री था तो मैं हमेशा कहा करता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, ये मंत्र मैं हमेशा मेरे जीवन में रखा था और मैं सबको बताता था। आज मैं कहता हूं कि देश को समृद्ध बनाने के लिए राज्यों को समृद्ध बनाना है। देश को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को सशक्त बनाना होगा। हम कल्पना कर सकते हैं, हमने आते ही
ये खनिज रॉयल्टी वगैरह 1.5 गुना कर दिया। वो पैसा किसको जाएगा? राज्यों को जाएगा। और वो राज्य कौन है जहां सबसे ज्यादा खनिज है? ये जो मैं पूर्वी हिंदुस्तान के विकास की बात करता हूं ना, उसकी जड़ उसमें है, क्योंकि वो खनिज सबसे ज्यादा हमारे पूर्वी इलाके में है देश में, वह उनको लाभ होने वाला है। कोयला ऑक्शन हुआ, पैसा किसको जाएगा? ये सारा का सारा पैसा राज्य के खजाने में जाने वाला है। कुछ राज्यों ने कल्पना तक नहीं की होगी, उनके बजट से ज्यादा रुपया उनके सामने पड़ा होगा, यहां तक पहुंच पाएंगे। क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को मजबूत करने का तरीका है कि नहीं है? अभी हमने 42% फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार करके हम दे रहे हैं, जबकि फाइनेंस कमीशन एक मत नहीं है। फाइनेंस कमीशन के मेंबर के अंदर भी डिस्प्यूट है। हम उसका फायदा उठा सकते थे, हम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि हमारा तत्वतः हमारा कमिटमेंट है कि राज्य समृद्ध होने चाहिए, राज्य मजबूत होने चाहिए। 42% दे रहा। ये अमाउंट छोटी नहीं है। जब अमाउंट आप सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे, इतना सारा रुपया आया है। कुछ राज्यों के पास तो तिजोरी की साइज नहीं है, इतने रुपये रखे। इतना ही नहीं, उसके उपरांत पंचायतों के लिए अलग, नगर पालिकाओं के लिए अलग, महानगर पालिकाओं के लिए अलग। इतना ही नहीं, डिजास्टर होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उसके लिए अलग। ये सब में मिलाऊं ना तो करीब करीब 47-48% जाता है। और आजादी के बाद पहली बार ये जान करके आपको भी आनंद होगा, और शायद उन राज्यों में बैठे हुए हमारे मुखियाओं को भी मैं कहता हूं, चाहे उनको भी ध्यान नहीं होगा। आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के राज्यों के पास जो खजाना है और भारत सरकार के पास खजाना है, उस पूरे खजाने का टोटल लगाया जाए और हिसाब लगाएंगे तो निकलेगा 62% खजाना राज्यों के पास है, 38% खजाना भारत सरकार के पास। पहली बार देश में उल्टा क्रम हमने किया है कि दिल्ली सरकार का खजाना हमने कम किया है, राज्यों का खजाना भरा है। हमारा मानना है कि राज्यों को हमने ताकतवर बनाना चाहिए, राज्यों को विकास के लिए अवसर देना चाहिए, और उस काम को हम कर रहे हैं, और राजनीति से परे होकर के कर रहे हैं। इसका दल उसका दल झंडे के रंग देख करके देश की प्रगति के निर्णय नहीं होते। हमें तो अगर झंडे का रंग दिखता है तो सिर्फ तिरंगा दिखता है, और कोई रंग दिखता नहीं। और उसी को लेकर के हम चलते हैं। आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे देश में राजनीतिक कारणों से संप्रदाय का जहर घोलता चला जा रहा है, और आज से नहीं चला जा रहा है, लंबे अरसे से चला जा रहा है, जिसने देश को तबाह करके रखा हुआ है, दिलों को तोड़ने का काम किया है। लेकिन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, हमारी भूमिका क्या है? मैं आज जरा इस सदन को कहना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 मैं पटना में था, गांधी मैदान में था। बम धमाके हो रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए थे, लाखों की जनमेदनी थी, बड़ा ही कलुषित माहौल था, रक्त की धाराएं बह रही हैं। उस समय जब इंसान के हृदय से बातें निकलती हैं, वो सच्चाई के तराजू पर 100% सही निकलती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। बम बंदूक के बीच रक्त बह रहा था, लोग मर रहे थे। उस समय मेरा जो भाषण है, और उसमें मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए, हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था, क्या आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है?
कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है। और मैंने कहा था आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाएंगे। पटना के गांधी मैदान में बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियों के बीच में उठाई हुई आवाज है। और इसलिए कृपा करके हम उन काल्पनिक बातों को लेकर के बयानबाजी कर करके आप नहीं बोलो। रंजीता जी, और इसलिए भारत को प्रेम करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये बात साफ है, यह देश विविधताओं से भरा हुआ है। विविधता में एकता, यही हमारे देश की पहचान है, ये हमारी ताकत है। हम एक रूपता के पक्षकार नहीं है, हम एकता के पक्षकार हैं। और सभी संप्रदायों का फलना फूलना ये भारत की धरती पर ही संभव होता है। ये भारत की विशेषता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना है, वो संविधान हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है, वो हमारे भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है। और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है। किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। हर एक किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है। और मेरी जिम्मेवारी है, सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं आज मैं आपका मुंह बंद करने के लिए, मेरे पास हजारों चीजें हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा कमिटमेंट क्या है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहां एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति हमारा तत्व ज्ञान रहा। ट्रूथ इज वन, सेज कॉल्स इन अ डिफरेंट वे। सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये हम कहने वाले लोगों में से है। और इतना ही नहीं, यही देश है जहां गुरु नानक देव ने क्या कहा है। गुरु नानक देव ने कहा है, सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई। सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई, पेख पेख नानक बिगसाई। The one God pervades within all, beholding Him in all, Nanak in delighted. ये हमारा तत्व ज्ञान रहा है, ये हमारी परंपरा रही है। और इसलिए हम जब हम वो लोग हैं जहां पर तेन तख्ते ने भूंजी था, इसी मंत्र को लेकर के काम करने वाले हम लोग हैं। और इसलिए जब मैं कहता हूं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास में मुझे आपका भी साथ चाहिए और आपका भी साथ चाहिए, क्योंकि सबका विकास करना है। और मैं फिर एक बार
जिन जिन महानुभावों ने विचार रखे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और जो उत्तम बातें आपके माध्यम से आई हैं उसको भी परीक्षण करके देश के हित में कहां कहां लागू किया जाए उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आगे भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ। खड़गे साहिबान, सावकाश। हरू 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 करा लोकर आहे का? बहुत बहुत धन्यवाद। यस, धन्यवाद। इस बात पे कोई शक नहीं है कि बहुत ही